करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मार्केट फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू डिस्कस करते हैं। हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। दिनशो जी के पास 3 दशक का तजुर्बा है। हीलियोस एएमसी से पहले आर्टेमिस एडवाइजर्स और अलायंस कैपिटल के साथ भी काम कर चुके हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय करना क्या है मार्केट में। और दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। और आपका जो फंड है वो भी काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, टॉप 3 में है वो इस समय, तो उसके लिए भी आपको बधाई हो। बताइए अब इस समय मार्केट में क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि एक करेक्शन आई इस ग्लोबल मार्केट की वजह से, ये जो थोड़े से जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से वो अभी तक सेटल नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? जी, अनुज जी, धन्यवाद पहले तो आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपको, आपकी टीम को और दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनुज जी, एक्चुअली हमारा कॉल आउट यही था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही कि मार्केट में काफी उथल-पुथल होगा। एक जो आपने जो लास्ट 3 साल में देखा है कि एक साइड की रैली आपने देखी है मार्केट की, वो मुझे लगता है कि अभी बहुत मुश्किल होगी कॉल आउट करने इस बार। मैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म की नहीं, मतलब ये सीवाई कैलेंडर ईयर 24 की ही बात हो रही है। और हमें तो यही लगा था कि मार्च के जो नंबर आ रहे हैं, जो क्वार्टर के नंबर आएंगे, अभी आए नहीं है, सिर्फ आईटी कंपनी थोड़े बहुत जो रिलीज किए हैं, फिर बैंकिंग के आए हैं, तो वो मुझे लगता नहीं कि मार्केट इतना अच्छा डाइजेस्ट करेगा उनको, क्योंकि हमें थोड़ा वहां पे तनाव लग रहा है नंबरों में। और ऐसा लग रहा था कि एक जो पिछले 6 क्वार्टर में आपने देखा है, जहां भी आपने देखा है कि रीरेटिंग हुई है आफ्टर एवरी क्वार्टरली नंबर, इस बार थोड़ा वो नहीं हो पाएगा। और ये सब हमने देखा, डिमांड इतना बढ़िया नहीं था वगैरह, इसके लिए हमने कॉल आउट किया था। दूसरा जो था, जो इलेक्शन के टाइम, 1.5 महीने का इलेक्शन है, और काफी वहां पे भी आपने देखा है कि नॉर्मली इलेक्शन के टाइम में ऊपर नीचे होता ही रहता है बाजार। तीसरा तो बजट होता है, जो इस बार जुलाई में है, वहां पे भी हमने सोचा था कि थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा ऊपर नीचे का। और चौथा इंटरेस्ट रेट था, जो हमने तो बहुत पहले ही कॉल आउट कर दिया था कि हमें लगता नहीं है कि यूएस में इतनी आसानी से कट हो सकता है, गिवन कि उनका सर्विस इन्फ्लेशन उनको अपना ध्यान में रखना है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ ही नहीं रहा, वहां पे उल्टा गिर ही जा रहे हैं। तो ये 4 रीजन थे। और पांचवा जो रीजन आ गया वो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन का आ गया। तो इसलिए अभी और वो जैसे आपने राइटली कॉल आउट किया है कि वीकेंड में तो कुछ हुआ नहीं फॉर्चुनेटली, इसलिए क्रूड भी नीचे आ गया वगैरह। तो इसलिए पर वो कभी भी इरप्ट हो सकता है, यू नो हाउ बैड इट इज। बट एनीवे, तो ये सब देख के हमने बोला था कि थोड़ा आपको कॉशन बरतना पड़ेगा, इसीलिए आपको काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। और जहां पे आपको ओवर वैल्यूएशन दिखता है वो तो आपको आउट ही होना पड़ेगा। और जो ग्रोथ नहीं है, मतलब वैल्यूएशन एक्सटेंड होगी और ग्रोथ नहीं आ रही है, तो वो सब सेक्टरों में से आपको बाहर होना पड़ेगा। तो ये सब हमने सोच के हमारा पोर्टफोलियो भी अकॉर्डिंगली हमने रीवर्क किया है थोड़ा बहुत। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी होल्डिंग की। आपको कैसे लगे एचडीएफसी बैंक के नंबर्स? और बिल्कुल फ्लैट है आज स्टॉक, लेकिन कुछ साइंस दिखाए हैं इसने कि शायद बॉटम बन चुका है। खैर एनीवे, आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने किस तरीके से पढ़ा नंबर स्कोर कमेंट्री को? जी देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न उसमें ये था कि डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आ रही है, डिपॉजिट ग्रोथ मुश्किल लग रही है उनके लिए, और अगर जो करेंगे तो शायद उनके निम में इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये दोनों का जवाब तो मुंह तोड़ दिया है इस बार। आपने देखा होगा कि डिपॉजिट ग्रोथ तो वन ऑफ द, आई मीन, अभी जो इन्होंने रिपोर्ट किया है, 7.5% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ दिखा दिया उन्होंने ऑन डिपॉजिट। प्लस आपने वो दूसरा ये देखा है कि निम भी उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% एक्सपेंड हो, which is a very healthy sign। और दूसरा, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बढ़ गया है। फिर क्रेडिट अपना एलडीआर रादर वो नीचे आए, तो अच्छा ही फंडामेंटली आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया किया है। अभी सवाल ये उठता है कि ये लो वैल्यूएशन कब तक चलेगा। कंसर्न यही थे, और कंसर्न काफी हद तक उन्होंने एक और प्रॉब्ली क्वार्टर में भी वेट करके देख लीजिए आप। शायद उसी की वेट हो रही है मार्केट की, कि वो सोच रहे हैं कि शायद एक और क्वार्टर देख लो। पर हमें लग रहा है कि यहाँ से जो बैंकिंग सेक्टर की जो रैली आपको दिखने वाली है वो शायद इसी में दिखेगी, बिकॉज काफी हद तक ये चला नहीं है काफी टाइम से। और दूसरा, वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, उल्टा आईसीआईसीआई बैंक के नीचे आ गए ये वैल्यूएशन। और रिटर्न रेशियो तो आपने देखी है, फिर भी काफी अच्छे रहते हैं डिस्पाइट द मर्जर, दैट इज, उसको डिस्काउंट करें तो।
तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है एचडीएफसी बैंक का, अगर जो आप ओन करेंगे तो इसलिए हमारा तो उल्टा हम ऐड ही कर रहे हैं इसमें आज की तारीख में। हम्म हम्म अच्छा दिनशॉ जी, जो आपका आईटी से मोह भंग था वो बिल्कुल आपके लिए सही रहा। वो आपका मोह जो नहीं बना रहा आईटी से। अच्छा, वो आउटलुक एक प्राइस पे था। जब वो हम आपसे प्रश्न पूछते थे तो निफ्टी आईटी करीब 38,600 पे, उससे पहले अगर आप देखें तो लगभग 35,500 पे। मैं जस्ट एट्रीब्यूट कर देता हूँ इस बात को कि आज ये स्थिति है कि निफ्टी आईटी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से भी 200-250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। इस प्राइस पर अब आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव, आपने 2-3 बड़ी अर्निंग्स देख ली, आई मीन विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट आ चुका है। आपको नंबर्स कैसे लगे और इस प्राइस पे आउटलुक क्या है आप लोगों का? जी वीरू जी, जैसे आपने एक बार बोला था, तटस्थ है हम बिल्कुल ही हमारे व्यू पे कि हमें लगता नहीं है कि अभी भी कुछ बदला है वहां पे ज्यादा। एक्चुअली जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे याद है गालिब का भी जो मैंने बोला था, धूल चेहरे पे है पर आईना साफ करते रह गए। प्रॉब्लम है फंडामेंटल। और आप देखिए कि एक ने भी कोई एक्चुअली उनका रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल मैन पावर होता है। मैन पावर आपने देखा है कि दोनों बड़े लोग, विप्रो में भी टू दैट एक्सटेंट, काटे ही हैं यहाँ। और दूसरा आप देख लीजिए कि जो उनके कमेंट्री भी थी कि डिस्क्रिशनरी अभी भी दिख नहीं रहा है। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट तो होते ही नहीं है आजकल, बड़े बड़े ही होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट मेनली कॉस्ट सेविंग वाले होते हैं, जहाँ पे मार्जिन ज्यादा नहीं होता है। तो ये सब जो होता है वो अच्छा, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक हद तक ये इंडस्ट्री सर्वाइव ही करती थी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पे, मार्जिन एक्सपेंशन पे, जो हो नहीं रहा है आज की तारीख में। इसलिए हमें हमें अभी भी हमें नहीं लग रहा है कि वर्स्ट इज ओवर। एक जो पॉजिटिव पहले सोचा था वो था इंटरेस्ट रेट का, कि वहां पे कट होंगे तो स्पेंड्स चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी वो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भी आप अगर जो देखें तो सब लोग अभी वहां पे एक रेट कट की बात कर रहे हैं, वो भी दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो अगर जो वैसा होने वाला है तो यहाँ पे तो आपको ग्रोथ बहुत मुश्किल से ही दिखेगा आज की तारीख में। और इसलिए हमें अभी भी लग रहा है कि दूर रहे तो अच्छा रहे, बेहतर रहे यहाँ पे ये सेक्टर। और वैल्यूएशन तो खैर फ्रैंकली आई मीन मे बी प्राइस करेक्शन हुआ है, लेकिन क्योंकि अर्निंग्स कट भी हुए हैं तो इसलिए वैल्यूएशन में भी स्ट्रेच्ड ही है, कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव लगा नहीं है। ओके, तो डिस्टेंस और एक फासला बनाए रखें। इस वक्त आईटी से ये दिनशॉ जी का अभी भी व्यू बना हुआ है, तटस्थ है वो अपने पिछले व्यू पे। अच्छा दिनशॉ जी, एक सेंस जब हम इस साल में एंटर कर रहे थे तो एक ये था मिला जुला। मुझे याद अच्छी तरीके से बजट के दिन जब मैं और अनुज एसबीआई चेयरपर्सन से बात कर रहे थे, एक सेंस ये बन रहा था कि माइट बी अक्टूबर नवंबर तक या फिर सितंबर तक आपको रेट कट्स के इंस्टेंसेस मिलेंगे। लेकिन क्या अब CY24 में रेट कट्स के चांसेस जो हैं वो धूमिल हो चुके हैं आपके मुताबिक? क्योंकि इससे जुड़ी हुई दो चीज़ें बहुत जो चल रही थी अच्छी तरीके से, रियल स्टेट को बहुत बड़ा मूव मिला था, रियल स्टेट एंसिलरी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव मिला था। आपका सेंस क्या कहता है? क्या ये आपका भी मत है कि अब रेट कट के चांसेस अक्टूबर नवंबर तक काफ़ी धूमिल हो चुके हैं? जी वीरू जी, एक्चुअली एक चीज तो क्लियर है कि रेट कट जो होंगे वो लीड करेगी यूएस उसमें। हम स्टैंड लोन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रुपया जो है हमें वो संभाल के रखना है। रुपए में वोलेटिलिटी हमें नहीं चाहिए। हमारा आईएनआर टू यूएसडी रेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे हमें वोलेटिलिटी नहीं चाहिए। वो एक्चुअली हम, अगर जो वो प्रॉब्लम नहीं होता तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी कि इतने हाई रेट पे रखें हम, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट तो ऐसे ही वैसे काफी हाई हो गया हमारे केस में, इन्फ्लेशन काफी कम हो चुका है हमारे यहाँ। पर प्रॉब्लम है यूएस का। यूएस का प्रॉब्लम बिल्कुल ही अतरंगा है। उनका कमोडिटी को लेके प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम है सर्विस को लेके। नॉर्मली कमोडिटी का उन्होंने बहुत बढ़िया, इन्फ्लेशन जो था वो बहुत बढ़िया मैनेज किया था, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी कंट्रीज को बाय वे ऑफ उनका जो डॉलर स्ट्रेंथन हो गया अगेंस्ट ऑल करेंसीज। तो उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया मैनेज किया था। पर सर्विस इन्फ्लेशन जो होता है वो अपना खुद का बनाया हुआ होता है। आप कोई करेंसी आर्बिट्राज नहीं होता, तो आपको सर्विस डॉलर में मिल रही है और आप पेमेंट भी डॉलर में कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे वो मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। और इसीलिए जो फेड चेयर जो थे काफी टोन डाउन कर दिए
फ्रॉम डोविशनेस, और आप ये सोच सकते हैं कि उनको तो बोरो भी करना है, वहां पे डेफिसिट जो है 7.5-8% के आसपास रन कर रहे हैं, जो कि वॉर के टाइम में हुआ करता था, इसलिए उनका तो प्रॉब्लम अलग ही है। तो उनको तो चाहिए था कि रेट नीचे आ जाए, लेकिन करने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, और उनको इन्फ्लेशन की बहुत वरी है। इसलिए हमें लग नहीं रहा कि इस बार इतनी आसानी से कट होगा। जबकि कॉल आउट अभी भी उन्होंने 3 नहीं रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अगली जो जून में होगी शायद मीटिंग, शायद जून में ही है, तो उनमें शायद वो बोल भी दे कि नहीं होगा अभी, 1 या 2 में अटक जाएंगे, और वो भी ईयर एंड के आसपास ही दिखेंगे। तो लेट्स सी हाउ दैट गोस, पर हमें नहीं लग रहा कि इतना आसानी से रेट कट हो सकता है अभी आगे चल के। ओके, बिल्कुल। तो इतनी आसानी से रेट कट शायद होगा नहीं, ये इस समय दिनशो जी की का व्यू। दिनशो जी, एक चीज़ फिर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस समय आपने रिसेंटली कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स किए हैं क्या? और अगर कोई थीम्स बता सकें हमें तो। जी, एक्चुअली अनिल जी करते रहते हैं, और उल्टा ऐड भी करते रहते हैं हमारे उसमें, बट फ्रेश थीम जैसा हमने कुछ पिकअप नहीं किया, लेकिन हमें ये लग रहा है कि पीएसयूज, इनफैक्ट मैं ज्वाइन करने के पहले आपका जो कमेंट्री थी आपकी पीएसयू बैंक्स की, वही सुन रहा था। तो हमें लग रहा है कि वहां पे एक्चुअली नॉट बैंक्स अलोन, बट ओवरऑल पीएसयू में भी पॉकेट्स काफी ऐसे होंगे जहां पे आपको काफी ग्रोथ दिख सकती है, गिवन दैट ये गवर्नमेंट का फोकस रहा है ऑन पीएसयूज। और एक्चुअली आई थिंक वो जो अगला जो बजट आप शायद देखेंगे, उसमें आपको ये भी शायद दिख जाए कि डाइवेस्टमेंट काफी जोरों का वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर जो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, क्योंकि केपेक्स हैवी बजट होने वाला है, डिफेंस हैवी बजट होने वाला है, तो उसको उसकी भरपाई कहाँ से होगी? वो मेनली एक इजीएस्ट तरीका होता है कि आप अपने पीएसयूज को डाइवेस्टमेंट की बात करें, तो वो होगा तो काफी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है सेक्टर में। इसलिए हमें लग रहा है कि एक पॉकेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली रेलवे में आप देखिए तो काफी हद तक ओवर वैल्यू हो चुका है, लेकिन जैसे पॉकेट्स है थोड़े बहुत, डिफेंस में एक आध पॉकेट है जो आपको अच्छा देख सकता है। पीएसयू बैंक्स तो आपको वैसे ही बहुत बढ़िया दिखते हैं। सो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर पावर प्लेस हो गए, वो भी यूटिलिटीज वगैरह जो है वहाँ पे, वो भी अच्छी हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि काफी हद तक हमें कंफर्ट है उस सेक्टर। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आपके पोर्टफोलियो में आपने काफ़ी ट्रैवल एंड टूरिज्म पे फोकस किया हुआ है। जूनिपर होटल्स है, इंडिगो है, और काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं इन स्पेस में, इंडिगो में तो खास तौर से। क्या ये यहाँ से भी पैसा बना के देगी, थीम बड़ा पैसा बना के देगी? जी देखिए, जो आपने एयरलाइन की बात की, वहां पे थोड़ा हमें अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसके चलते हमें थोड़ा कंफर्ट हमारा कम हो गया है। तो इसलिए शायद वहां पे हमें इतना मूव ज्यादा अभी दिखता नहीं है उधर। पर दूसरा जो आपने बोला टूरिज्म वगैरह में भी एक वहां पे भी सीजनलिटी रहती है थोड़ी बहुत। दो स्टॉक्स जो है, एक एक आध स्टॉक काफी काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो वहां पे भी हमारा कंफर्ट थोड़ा कम हो गया, लेकिन दूसरे वगैरह स्टॉक जो है वो काफी हमारे हद तक रहे ही हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे करेक्शन दिखेगा हम वहां पे ऐड करने की ट्राई करेंगे, लॉन्गर टर्म व्यू तो हमारा पॉजिटिव ही रहा है ये सेक्टर में। और हमें यही लग रहा है कि जैसे आपने हम बोलते रहे हैं कि जैसे ही पर कैपिटल्स बढ़ती है, तो ये सब जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है वहां पे काफी हद तक आता है, पर ऑब्वियसली वैल्यूएशन भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो इसलिए वो दोनों को मैच करने के लिए हम जो करते हैं वो करते रहते हैं। सो ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिर दिनशो जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।